हेलो एवरीवन, आज डेट है 11 मार्च और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर के पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, तीरथ सिंह रावत इज न्यू CM ऑफ उत्तराखंड। ये जो आर्टिकल है अगर हम देखें तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि CM से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनसे आपको पूछ सकते हैं और मेंस के हिसाब से भी इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तरीके से जैसे जैसे पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होता है किस तरीके से जो पार्टीज हैं वो अपने चेहरे को वहां पर रखती हैं ताकि जो इलेक्शंस हैं उनको जीता जा सके और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो इस आर्टिकल को हम डिस्कस करते हैं। इस आर्टिकल में उत्तराखंड का कॉन्टेक्स्ट है, उत्तराखंड में पॉलिटिकल का जो सिनेरियो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वहां पर CM का चेहरा बदल दिया गया। अब नए CM होंगे तीरथ सिंह रावत। देखो, ये जो तीरथ सिंह रावत है वो बीजेपी मेंबर है और जब उत्तराखंड का फॉर्मेशन हुआ था तब पहली बार ये वहां पर एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे। वर्तमान में ये गहरवाल जो जगह है वहां से MP है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो उससे एक बात हमारे क्लियर होती है कि अगर कोई व्यक्ति लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं है तब भी उसको लेजिस्लेटिव असेंबली में एक इंपॉर्टेंट पोस्ट दी जा सकती है, CM की पोस्ट पर अपॉइंट किया जा सकता है। सिर्फ एक शर्त होती है, उनको 6 महीने के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना जरूरी है। ठीक है, एक बात क्लियर होगी। CM को ओथ दिलवाता है गवर्नर, ओथ दिलवाएगा और गवर्नर को ही वो अपना क्या देंगे, रेजिग्नेशन देंगे। अब देखो, उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि उत्तराखंड का फॉर्मेशन कब हुआ था। ये सब कुछ उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को फॉर्मेशन हुआ था। इसकी 2 कैपिटल है, समर में इसकी कैपिटल है गैरसन और विंटर में इसकी कैपिटल है देहरादून। इसका जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल में है और उत्तराखंड की जो सीमा है 2 देशों के साथ, 2 कंट्री के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है, चाइना के साथ में भी और नेपाल के साथ में भी। आपका क्वेश्चन आज का ये है कि हमारे इंडिया के कौन से स्टेट है, कौन कौन से स्टेट हैं जो नेपाल के साथ में, नेपाल जो देश है उसके साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये हमने देखा कि उत्तराखंड में कैसे नए CM को अपॉइंट किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज, हरियाणा गवर्नमेंट डिफीट्स नो ट्रस्ट वोट। कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखो, जब विपक्ष को ये लगने लगता है कि गवर्नमेंट अपना कॉन्फिडेंस खो रही है, जनता में उसका विश्वास नहीं रहा, जनता विश्वास नहीं कर पा रही गवर्नमेंट के ऊपर, तो विपक्ष जो है, अपोजिशन जो है, वो नो ट्रस्ट वोट को इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई। नो ट्रस्ट वोट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो देखो, अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में आर्टिकल 164 के तहत, और अगर सेंटर की बात करें तो आर्टिकल 75 के तहत पूरा जो कलेक्टिवली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए? वो तो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए और वो लोकसभा के लिए, सेंटर में लोकसभा के लिए और वो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। तो अगर कॉन्फिडेंस नहीं लगता तो अपोजिशन ये वोट लेकर के आती है, ये मोशन लेकर के आती है, उसके ऊपर वोटिंग होती है और अगर वोटिंग में मेजोरिटी के साथ में वोटिंग पास हो जाती है तो गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस मतलब है और ये नो ट्रस्ट वोट खारिज कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से अपोजिशन के द्वारा हरियाणा गवर्नमेंट के खिलाफ में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, उसमें हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको डिफीट कर दिया है कि हमारे अंदर जो जनता का विश्वास है वो है, जो वोट है उनमें से 55 वोट्स गवर्नमेंट को मिले और 32 वोट्स अपोजिशन को मिले। तो इस मेजोरिटी के साथ में हरियाणा गवर्नमेंट ने अपना कॉन्फिडेंस को बनाए रखा। देखो, जो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है, नो ट्रस्ट वोट है, इसके बारे में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ भी नहीं बताया गया है। रूल 198 ऑफ रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें इसके बारे में बताया गया है नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में, नो ट्रस्ट वोट के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है। नेक्स्ट न्यूज, यहां देखिए, एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन, उसने एक रिकमेंडेड किया है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स है ना उनमें
फ्री ब्रेकफास्ट दिया जाना चाहिए आने वाले एकेडमिक ईयर में। लेकिन ये बोला जा रहा है कि देखो मिड डे मील की स्कीम को जब आप एक्सपेंशन करोगे तो उसके एक्सपेंशन के तहत आप ब्रेकफास्ट भी दोगे तो उसमें आपको ज़्यादा बजट की ज़रूरत होगी। मतलब जितना बजट अभी आपका है उससे 4,000 करोड़ रुपए ज़्यादा एडिशनल बजट की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, तब आप बच्चों को फ्री ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करवा पाओगे। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, लोकसभा ने नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल को पास कर दिया है। ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल क्या है? हमारे जो दिल्ली वाला रीजन है उसमें बोला जा रहा है कि जब 1947 में हम आज़ाद हुए थे उस समय यहाँ पर 8 लाख लोग रहते थे। किसमें? दिल्ली वाले रीजन में। उसके बाद में जब पार्टीशन होता है इंडिया का तो उसके बाद में यहाँ पर जनसंख्या बढ़कर के 12 लाख हो जाती है। लेकिन वर्तमान में अगर 2021 की जब पॉपुलेशन का काउंट होगा, सेंसस काउंट होगा तो दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ ऐसी कॉलोनीज हैं जो अनऑथोराइज्ड हैं। उन कॉलोनीज को रेगुलेट करने के लिए, रेगुलराइज करने के लिए, ताकि वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको सारी बेसिक एमिनिटीज मिल पाए, इसीलिए ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल लाया गया है। नेक्स्ट न्यूज, केरला हाईकोर्ट में एक पिटीशन आई है और उस पिटीशन में ये बोला गया है कि अभी जो नए रूल्स आए हैं सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म आउटलेट्स को रेगुलेट करने के लिए, इसके अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए जो आईटी रूल्स आए हैं उनमें कुछ खामियां हैं, कुछ कमी है। पहली कमी उसमें ये बताई गई है कि देखो ये जो नए रूल्स हैं ना वो बिल्कुल छोटे छोटे मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको रेगुलेट कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है। दूसरा इसमें बोला गया है कि ये जो आर्टिकल है, ये जो आर्टिकल लाया गया है, ये जो नए आईटी रूल्स लाए गए हैं वो लोगों का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लोगों के जो आर्टिकल 19(1)(a जो है उसको क्या करता है? वायलेट करता है। इसके अलावा जो आईटी एक्ट है, जो ओरिजिनल आईटी एक्ट था उसके भी कई प्रोविजंस को वायलेट करने की कोशिश करता है। ठीक है। इसमें पिटिशनर ने बोला है कि रूल 4 उसका सब क्लोज 2 ये इस बात को मैंडेटरी करता है कि एवरी सोशल मीडिया इंटरमीडिएट टू इनेबल ट्रेसिंग ऑफ ओरिजिनेटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इट प्लेटफॉर्म्स, कि प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपके न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी न्यूज़ पब्लिश हो रही है तो आपको बताना होगा कि इसका ओरिजिनेटर कौन है। इससे तो आप क्या करोगे, जो लोगों का फ्रीडम ऑफ राइट है, जो लोगों की फंडामेंटल राइट है उसको आप वायलेट कर रहे हो। इसके अलावा इसमें ये बोला गया है कि इंटरमीडियरीज को सेफ हार्बर प्रोटेक्शंस अंडर सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट के तहत जो लोगों को एक राइट्स मिले हुए थे उन इंटरमीडियरीज को आप उन राइट्स से भी डिप्राइव कर रहे हो, ये नए जो आईटी एक्ट आए हैं उसके तहत। ठीक है। देखो आप फर्स्ट ओरिजिनेटर का अगर आप पता लगाओगे तो इंटरनेट यूजर्स का जो राइट टू प्राइवेसी है उस फंडामेंटल राइट को भी आप वायलेट करोगे। तो ये जो नए आईटी रूल्स हैं इसके तहत आप लोगों के बहुत सारे जो राइट्स हैं उनको आप छीन रहे हो। उसी के तहत ये पिटीशन दाखिल हुई है और केरला हाई कोर्ट ने जो सेंटर है उसको एक तरीके से नोटिस जारी किया है। केरला हाई कोर्ट ने रिस्ट्रेन किया है सेंटर को कि आपको जो नए आईटी रूल्स आपने बनाए हैं ना उनको संयमित करने की आवश्यकता है, उनको एक तरीके से दोबारा रिव्यू करने की आवश्यकता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के ये खिलाफ है। नेक्स्ट न्यूज देखो, यहाँ पर कुछ डाटा आए हैं पिछले कुछ समय से हमारे इंडिया के पिछले 20 दिन से अगर हम बात करें तो कोविड-19 के जो केसेज हैं वो 8 स्टेट और यूटी में, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु, इनमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब टोटल इंडिया में जो केसेज आ रहे हैं उनमें 75% केसेज इन स्टेट्स और इन यूटी में आ रहे हैं। ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि कुछ स्टेट्स में जैसे दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटका, इनमें तो जो टेस्टिंग का लेवल है ना
वो इंक्रीज कर दिया गया है कि जैसे जैसे आउटब्रेक बढ़ रहा है वैसे वैसे टेस्ट का लेवल जो है उसको भी इंक्रीज कर दिया गया है, मतलब संख्या बढ़ा दी गई है टेस्ट की। लेकिन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पंजाब में टेस्ट की संख्या नहीं बढ़ाई जा रही है। अब यहाँ पर बताया गया है कि एक केस को पता लगाने के लिए कितने टेस्ट किए जा रहे हैं, इन सब के बारे में बताया जा रहा है। तो महाराष्ट्र में एक पॉजिटिव केस को पता करने के लिए 9 टेस्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये डाटा दे रखे हैं अलग अलग स्टेट के, और देखो 100 टेस्ट के ऊपर कितने पॉजिटिव आ रहे हैं उसके यहाँ पर डाटा दे रखे हैं। तो महाराष्ट्र की बात की जा रही है कि 11.1 पॉजिटिव आ रहा है 100 टेस्ट में, मतलब 100 टेस्ट किए जा रहे हैं उसमें लगभग 11.6 11.1 पॉजिटिव केस पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो कर्नाटका जो हाईकोर्ट है, कर्नाटका हाईकोर्ट ने कुछ डायरेक्शन पास किए हैं कि जो टीवी न्यूज़ प्लेटफॉर्म है वो टेलीविज़न नेटवर्क एक्ट 1995 के तहत, जो केबल टेलीविज़न नेटवर्क एक्ट 1995 के तहत जो प्रोग्राम कोड दिया गया था, जो ऑर्डर पास किया गया था, उसी के तहत ही जो चैनल्स हैं ऑल टेलीविज़न चैनल्स अपने यहाँ पर प्रोग्राम्स को रेगुलेट करेंगे। कोर्ट का जब ये डायरेक्शन आया उसी के तहत जो वहाँ के पुलिस ऑफिसर है वो इस चीज़ को रेगुलेट करने की कोशिश करने लगे हैं। कमिश्नर ऑफ पुलिस जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है इस एक्ट के तहत कि वो नेसेसरी स्टेप्स लेंगे इन प्रोग्राम कोड को लागू करने के लिए। ठीक है, देखो कोई भी जो टीवी चैनल है वो इस तरीके का कोई प्रोग्राम को नहीं लागू कर सकता इस एक्ट के तहत जिसमें कोई ऑब्सीन, डिफेमेटरी, फॉल्स, सजेस्ट, इंडीनियस और हाफ ट्रूथ, मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसमें फुल क्लैरिटी ना हो। इन ऐसी चीज़ों को, इन इंसिडेंट को रेगुलेट नहीं कर सकता, अपने टीवी चैनल्स के ऊपर दिखा नहीं सकता 1995 का जो एक्ट है उसके तहत, तो उसको रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो रिन्यूएबल एनर्जी से है। तेलंगाना में मई या फिर जून तक एनटीपीसी के द्वारा जो वहाँ का थर्मल प्लांट है रामागुंडम जो तेलंगाना के पेडापल्ली डिस्ट्रिक्ट में है, उस थर्मल प्लांट में एनटीपीसी का जो रिजर्वियर है वहाँ पर ये जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को, जो कंट्री का सबसे बिगेस्ट फ्लोटिंग पावर प्लांट है, उसको मई और जून तक, मई या फिर जून तक उसको कमीशन कर दिया जाएगा, मतलब तैयार कर दिया जाएगा कि यहाँ से सोलर पावर प्लांट, सोलर लाइट का जनरेशन स्टार्ट हो जाए। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फर्स्ट स्टेज में 100 मेगावाट इस प्लांट से काम करना, इस प्लांट से सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। देखो हमारे इंडिया का जो टारगेट है वो ये है कि 2022 तक हम 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करें और 2030 तक 450 गीगावाट, ये हमारे इंडिया का टारगेट है। तो इस टारगेट को अगर हमने अचीव किया तो हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत जो हमने टारगेट फिक्स किए थे, हर देश ने अपने अपने पर्सनल टारगेट फिक्स किए थे, उन टारगेट को अगर हमने अचीव किया तो हम पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर को एक नियमित करने में एक महत्वपूर्ण रोल को निभा पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को एक बात बोली है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि कोयले से रिलेटेड जो चोरी हुई थी उस केस को हम परस्यू कर रहे हैं। कैसे परस्यू कर रहे हैं? सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने जो अपने डाटा दिए, जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, जो अपना मैंडेट दिया, उसके आधार पर ये इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखो 2-3 टर्म है, एक तो सीबीआई आ गया, एक सीवीसी आ गया, इनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सीबीआई के बारे में। जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, उसके बाद में ये पता करना था कि इस वर्ल्ड वॉर के दौरान कितनी ब्राइबरी हुई, कितना करप्शन हुआ ट्रांजैक्शन में, उन सबको इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीबीआई को सेटअप किया गया था। हमारे इंडिया की प्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और ये जो सीबीआई है वो मिनिस्ट्री ऑफ
पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन के अंडर आती है। आपको ये बताना है कि सीबीआई का वर्तमान में जो हेड है उसका नाम क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताना है। तो ये हमने सीबीआई के बारे में देखा। सीबीआई जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से इसको एग्जेम्प्ट किया गया है। नेक्स्ट है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। 1964 की बात है। केन संथानम कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी और उसी रिकमेंडेशन के आधार पर 1964 में इंडिया की अपेक्स बॉडी जो गवर्नमेंट करप्शन को एड्रेस करने के लिए काम करती है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसको बनाया गया था। देखो, स्टार्टिंग में सीवीसी को एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में क्रिएट किया गया था, लेकिन 2003 में इसको स्टेचुरी बॉडी का स्टेचुरी स्टेटस दिया गया। स्टेचुरी स्टेटस क्या होता है? ऐसी कोई बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन जिसको पार्लियामेंट के एक्ट के तहत बनाया जाता हो। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है और दो विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। ठीक है, इन तीनों को अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट भी देखो डायरेक्ट नहीं करता है, उसको एक कमेटी रिकमेंडेशन देती है। अब उस कमेटी में कौन कौन होते हैं? पीएम उस कमेटी के हेड होते हैं, होम अफेयर्स ऑफ इंडिया मतलब जो हमारे होम मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। ये 3 मेंबर्स की एक कमेटी होती है। वो कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देती है प्रेसिडेंट को और फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इन सीवीसी को। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए। नेक्स्ट न्यूज क्वाड ग्रुप से है, फॉरेन पेज से है। देखो, अमेरिका के नए राष्ट्रपति मिस्टर जो बाइडेन को बने हुए लगभग 50 दिन कंप्लीट हुए हैं और उन्होंने क्वाड ग्रुप जो काफ़ी दिनों से ठंडे बस्ते में चल रहा था उसको दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। अभी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के द्वारा भी एक न्यूज़ सामने आई थी कि क्वाड की जो फर्स्ट मीटिंग होने वाली है वो जल्द ही ऑर्गेनाइज होगी। तो इस आर्टिकल में हम क्वाड के बारे में देख लेते हैं। देखो, जो क्वाड ग्रुप का जो माइंड में एक तरीके से जो आइडिया है वो लेकर के आया गया था 2007 में जापान के प्रधानमंत्री, उस समय के जो प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे उसके द्वारा। किस लिए लाया गया था? इंडो पैसिफिक जो रीजन है वो फ्री हो, फेयर हो और वहाँ पर बिल्कुल फ्री फेयर ट्रेड हो सके, मतलब किसी का भी वहाँ पर अपना दमखम ना दिखाने की पावर हो। क्यों किया गया था? क्योंकि चाइना को काउंटर करना था। देखो, 2007 की बात है और क्वाड ग्रुप में 4 देश आते हैं, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। 2007 में जो ऑस्ट्रेलिया है उसने ज़्यादा अपना मतलब इंटेंशन नहीं दिखाया कि वो क्वाड में शामिल होना चाहता है और क्वाड के लिए कुछ काम करना चाहिए। तो उस समय देखो, चाइना भी काफ़ी इतना ज़्यादा सुपर पावर की तरफ नहीं बढ़ रहा था, एक तरीके से नॉर्मल था, वायलेंट नहीं था। लेकिन 2017 में इस क्वाड ग्रुप को दोबारा रिवाइवल करने की कोशिश की गई क्योंकि उस समय तक चाइना काफ़ी स्ट्रोंग हो गया था और चाइना इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर अपनी पावर को स्टेब्लिश करने की कोशिश करने लग गया था। इसीलिए इंडो पैसिफिक को फ्री फेयर करने की आवश्यकता है, क्योंकि चाइना ने अपना एक इनिशिएटिव भी लॉन्च कर रखा है, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव। ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसके तहत वो लैंड के थ्रू भी और जो वाटर वाला रीजन है, ओशन वाला रीजन है, उसके तहत भी इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, इन सब में अपनी जो डोमिनेंस है उनको क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए और इस एरिया को, इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री एंड फेयर बनाने के लिए इसकी जो मीटिंग है क्वाड ग्रुप की वो होने वाली है। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।